हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन मानव इंस्टीट्यूट। जैसा कि हम लोगों ने पिछली सारी क्लासों में नंबर सिस्टम के बारे में स्टडी किया था और नंबर सिस्टम के जितनी भी टॉपिक्स होती हैं, जितनी भी टाइप्स होती है, हमने उसको कंप्लीट कर लिया था, ठीक ना। तो ये हमारा वीडियो रहेगा वो नंबर सिस्टम का पूरा कंक्लूजन रहेगा, यानी कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आप लोगों ने जितने भी नंबर्स उनके बारे में स्टडी करना, तमाम तरह के क्वेश्चन, जो भी चीज़ें देखा होगा, हम उसी चीज़ों को यहाँ पे ब्रीफली में बस आपको एक्नॉलेज करेंगे, ठीक ना। मतलब किस टॉपिक को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, जितनी सारी चीज़ें आप पढ़े हैं उसी को हम लोग ब्रीफली यहाँ देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा संख्या पद्धति था, देखिए संख्या पद्धति आपको बताया था उस दिन। पद्धति मतलब होता है कोई तरीका, ठीक ना। और संख्या मतलब जानते ही हैं, संख्या डिजिट्स से मिलकर बनी होती है। देखिए दो तरह के होते हैं हमारे मैथ में कैलकुलेशन, एक होता है अंक, एक होती है संख्या। अंक क्या होता है? संख्या के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को अंक कहते हैं। यानी जैसे आप गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए आपने लिखा 1 2 3 4 डॉट 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 10, ठीक ना। तो ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है, ये अंक है। लेकिन देखिए 10 में बात कीजिए तो यह एक भी अंक है, 0 भी अंक है, क्लियर ना। लेकिन एक अंक है, लेकिन अपने आप में एक संख्या है क्योंकि कंप्लीट है। देखिए यहाँ पर हम 10 की बात करेंगे तो 10 में एक अंक है, 0 अंक है, लेकिन जब 1 और 0 मिलेगा तभी तो आपको 10 बनेगा। यानी अंकों का जो सम्मिलित होता है उसी से क्या बनता है, हमारा संख्या बनता है। तो अंक आपने देखा, संख्या आपने देखा, ठीक ना। तो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था, हमने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया था? आपके संख्याओं के बारे में जानने से, ठीक ना। कौन कौन संख्या के पास होती है और उन संख्याओं का यूज आप कैसे करते हैं, ठीक ना। तो हमने कहा कि देखिए जो हमारी मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स में जितने टॉपिक है उसमें आप ऑब्वियसली बात है संख्याओं का ही खेल रहेगा, ठीक ना। तो संख्याओं खेल के लिए हमको नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमको संख्याओं के बारे में जानकारी देता है और जिससे हम जितने भी चैप्टर, जितने भी टाइप्स होते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। तो नंबर सिस्टम में जो पहली संख्या जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमारी है प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या के बारे में मैं बताऊं तो गिनती में प्रयोग आप जितनी संख्याओं करते हैं, यानी गिनती में प्रयोग होने वाली सभी संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या आप गिनती 0 से लिखते हैं? नहीं ना, गिनती कहाँ से लिखते हैं? 1 से। यानी कि ऐसा नंबर जिनका आप गिनती में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और देखिए प्राकृतिक संख्या अगर मान लीजिए तो हर सिस्टम, मतलब हर कंट्री का अपना अलग अलग सिस्टम था। पहले मान लीजिए इंडिया में 1 2 3 4 लिखते थे, फिर आप बात कीजिए तो एक रोमन नंबर था जिसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिखते थे, फिर एक ब्रिटेन सिस्टम में 1 2 3 4 लिखा गया। तो कहा गया क्यों ना हम एक ऐसे नंबर को मान लें जिसको पूरी दुनिया फॉलो करे। मान लीजिए अब इंडिया में वजन नापने कोई अलग इकाई है, आप वो इंडिया को सोना बेचना है आपका श्रीलंका में कोई अलग इकाई है, यहाँ का मानक अलग है, वहाँ का मानक अलग है, तो दोनों में मतलब ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक बना गया किलोग्राम, कि पूरी दुनिया मानेगी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। उसी तरह कहा गया कि क्यों ना एक ऐसा नंबर बनाया जाए जिसको पूरी दुनिया माने। उसके लिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 जो हमारा नंबर गिनती का आता है उसको माना। इंडिया में भी 10 कहते हैं, वहाँ भी 10 कहते हैं। अगर बताइए मुझको, अगर आप ऐसे लिख दें, ठीक, अब इसको ले जाकर यूएसए में दिखाएं, आप पूछें कि ये कौन सा नंबर है, कोई बता पाएगा? नहीं, क्योंकि ये इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब इसको आप यूएसए में दिखाएं, चाहे इंडिया में दिखाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में दिखाएं, वहाँ सब लोग जान जाएंगे कि ये कौन सा है, 8 है, ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब देखिए प्राकृतिक संख्या हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक ना। मतलब 1 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याओं क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी कौन होती है? 1, और सबसे बड़ी कौन होती है? वो तो अनंत जगह। देखिए दूसरा होता है पूर्ण संख्या। ध्यान दीजिएगा, देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृतिक संख्या में 0 जुड़ जाती है। आपसे बताया था जो साइंटिस्ट, मतलब जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने जब 0 को खोज किया तो उन्होंने कहा कि अब हमारी संख्याएं पूरी हो गई हैं। तो जब 0 के साथ प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं उसे कहते हैं क्या? पूर्ण संख्या, ठीक ना। मतलब प्राकृतिक संख्या सभी हो, बस उसी में क्या हम ऐड कर दें? 0, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, क्लियर।
तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। देखिए इसको कहेंगे नेचुरल नंबर तो मतलब n से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं होल नंबर मतलब इसको w से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो कभी एग्जाम में अगर आपको n दे दिया मतलब नेचुरल नंबर, w दिया मतलब होल नंबर, ठीक ना। देखिए तीसरा आता है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होता है, इसे कहते हैं इंटीजर। इंटीजर मीन्स इसको हम i से डिनोट करते हैं, ठीक ना। अब देखिए जब हम संख्या रेखा बनाते हैं तो संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, बीच में जीरो लिखते हैं, इसके इधर पॉजिटिव लेते हैं और इसके इधर निगेटिव लेते हैं ना। मतलब जीरो प्लस धनात्मक प्लस ऋणात्मक, यानी धनात्मक ऋणात्मक की संख्या जीरो के साथ जब लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक। जैसे आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। मतलब निगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या जीरो के साथ में क्या कहते हैं, पूर्णांक। यानी सभी धनात्मक ऋणात्मक और जीरो को क्या लेकर करते हैं, हम बनाते हैं पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को w से, पूर्णांक को i से। क्लियर ना। देखिए इसके बाद जो आता है, अब क्या करते हैं कि हम प्राकृतिक संख्या को भी खंडित करते हैं, मतलब इसको भी क्या करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अब एक पहले प्राकृतिक पूर्ण संख्या को, तो सबसे पहले बनाता है सम संख्या। सारे कुछ क्लियर समझिएगा। देखिए सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित करने पर पूरी विभाजित हो जाती हैं उन्हें कहते हैं सम संख्या। मतलब ऐसी संख्या जिसको 2 से पूरी तक भाज्य हो जाए उसे कहते हैं सम संख्या। मतलब 2 4 6 8 10 ये इनफाइनाइट। देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक ना। तो सबसे छोटी सम संख्या 2, अब अनंत है तो हम बड़ी निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट आपका है विषम संख्या। देखिए जो 2 से भाज्य हो गई वो तो सम हो गई, जो 2 से भाज्य नहीं होगा वो क्या होगी, वो होगी विषम संख्या। मतलब कौन, 1 3 5 7 9 ये इनफाइनाइट तक। क्लियर। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर, पूर्णांक प्लस माइनस और 0 के साथ जितनी संख्या होती है सबको पूर्णांक कहते हैं। सम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य हो जाए, विषम संख्या मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य न हो, ठीक ना। ये था आपका। आगे चलिए। आपका जब सम और विषम पढ़ लें तो उसके बाद आता है भाज्य और अभाज्य। ध्यान समझिएगा, भाज्य और अभाज्य। के भाज्य क्या होता है, ऐसी संख्या जो एक और खुद को छोड़ के किसी और संख्या से भाज्य हो जाए, उसे मतलब कट जाए, कटने वाली संख्या, ठीक ना। मतलब जैसे यौगिक संख्या और इस संख्या में कुछ सिमिलरिटी होती है, अभी आपको मैं कंपोजिट टर्म बताऊंगा तो आप अच्छे समझ जाएंगे। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे और किसी से न कटे, उसे कहते हैं अभाज्य। और देखिए किसी भी शब्द के आगे अगर अ लग जाता है तो हमेशा निगेटिव सेंस देता है, मतलब नकारात्मक। से भाज्य मतलब कटने वाला, अ मतलब जो नहीं कटता हो। जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए मैं इसको वर्ड भी याद नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी वर्ड जिसके आगे अ लग जाता है उसे कहते हैं क्या, निगेटिव सेंस, ठीक ना। ठीक, मान लीजिए इसका एग्जांपल दें। देखिए एक जो होता है, एक तो खुद से कटेगा और सबको काटेगा, इसलिए एक को छोड़ देते हैं। एक के बाद शुरू करेंगे 2, फिर 3 4 5 ऐसे आगे। देखिए अगर 2 की बात कीजिए तो 2 आपका एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। 3 की बात कीजिए, ये भी आपका एक से कटेगा, खुद से कटेगा। 4 की बात कीजिए, ये एक से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, खुद से भी कटेगा। देखिए अब 2 हमारा एक्स्ट्रा शामिल हो गया ना। मतलब ऐसी कोई संख्या जब एक से और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से कटे ही ना, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। मतलब 4 हमारा अभाज्य नहीं है, तो अब कौन कौन सा मिलेगा। देखिए 2 3 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17 फिर 19 फिर 23, बस देखिए अनंत तक। दूसरी चीज देखिए, अभाज्य संख्या कोई पैटर्न नहीं होता है। जैसे जो सम संख्याएं होती हैं वो सम संख्या 2-2 के अंतर पर चलती है, जैसे 2 4 6 8 2-2 का अंतर है। विषम संख्या 2-2 के अंतर पर चलती हैं, 1 3 5 7।
लेकिन सम संख्या कोई अंतर नहीं होता है, कहीं 1 का अंतर होगा, कहीं 3 का अंतर होगा, कहीं 2 का अंतर हुआ। तो इनको थोड़ा सा जानना आपके नॉलेज के ऊपर रहेगा कि कौन सी संख्या सम, कौन सी संख्या भाज्य, कौन सी संख्या अभाज्य, ठीक है। इनको जानने के लिए कोई नियम नहीं है, ठीक ना। उसी बुक में आपको तमाम ऐसे करके वैसे करके दिया रहता है, थोड़ा सा देखेंगे तो आपको बहुत पेचीदा लगेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इस सब में देखेंगे तो सब क्या होगा, सब आपका 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इसके बाद किसी और से नहीं कटेगा, ठीक ना। देखिए 1 से लेके 25 तक, देखिए 1 से लेके 25 तक कुल 9 संख्या होती हैं जो अभाज्य होती हैं। 1 से लेके 50 तक कुल 15 होती हैं और 1 से लेके 100 तक कुल 25 संख्या होती हैं, ठीक है। मतलब 1 से लेके 25 तक कुल 9 संख्या अभाज्य। मान लीजिए 25 तक कितना है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से लेकर 25 तक कुल 9 संख्या होती हैं, 1 से लेकर 50 तक कुल 15 संख्या होती हैं और 1 से लेकर 100 तक कुल 25 संख्या होती है, ठीक ना। तो इसको लन कीजिएगा तो इसमें देखिएगा एक चीज 2 पे केयर कीजिएगा। 2 को कहते हैं हम सम अभाज्य। सम अभाज्य, देखिए सम अभाज्य क्या होता है, सम मतलब कि अभाज्य तो है साथ में सम है। अब 2 के बाद कोई भी सम आएगा तो वो कम से कम 2 से तो कटेगा ही ना, जैसे 4, 6, 8 सब 2 से कटेगा। यानी कि 2 इकलौती सबसे छोटी और इकलौती संख्या है जो सम भी है और अभाज्य है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक ना। और 2 के बाद 3 पे केयर कीजिएगा तो ये इकलौता ऐसा पेयर है जो सीरियल से है, बाकी कोई भी अभाज्य संख्या सीरियल से नहीं होती है, ठीक ना। तो 2 और 3 एक क्या है, एक क्रमागत संख्या है, क्रमागत अभाज्य संख्या है, और 2 क्या है आपका सम अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक। अब हम अभाज्य को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, जो कि अभाज्य है इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं आप सअभाज्य और दूसरे को कहते हैं आप ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य। देखिए अभाज्य को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक ना। और इसी अभाज्य को हिंदी में एक और संख्या लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, उसे कहते हैं रूढ़ संख्या, ठीक ना। देखिए रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर सब एक ही है। देखिए अभाज्य को 2 भाग में बांटते हैं, एक है सअभाज्य, एक है ट्विन प्राइम। देखिए एंड जुड़वा अभाज्य, ठीक ना। एक सअभाज्य क्या होता है, ऐसे अभाज्य संख्या, ठीक ना, यानी सॉरी ऐसे 2 या 2 से अधिक नंबर जिनका HCF हमेशा 1 होता हो उसे कहते हैं सअभाज्य। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं आपको, यहाँ पे लिख दिया मैं 2 और 3, इनका HCF कितना होगा 1, क्योंकि देखिए आपको HCF निकालने आता होगा तो आपको पता है कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों को काटे। देखेंगे तो एक ही है जो दोनों को काटेगा, ठीक ना। तो जरूरी नहीं दोनों अभाज्य हो, जैसे मैंने लिख दिया कि 4 और 9। बताइए कोई संख्या है जो 4 को भी काटे 9 को भी काटे, तो बस एक ही है। मतलब HCF तो ही होता है ना कि हम कोई 2 या 2 से अधिक संख्याएं हमको दी गई हो, उनका HCF निकालना हो, मतलब वो संख्या आप जो HCF आएगी वो उन संख्याओं को काटनी चाहिए। तो अगर 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो वो हमसे कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब सअभाज्य क्या होता है, ऐसे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका HCF हमेशा 1 होता है उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य। ये 4 9 को ले लीजिए, हमने 3 लिया, ठीक, फिर इसके बाद 10 लिया, उसके बाद फिर 21 ले लिया, नहीं, ठीक है। देखिए ये आप 3 10 ले लीजिए, ये भी क्या आपका सअभाज्य है। अब देखिए ट्विन प्राइम क्या होता है, इसका जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य क्या होता है कि ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर सदैव 2 का होता है उसे कहते हैं जुड़वा अभाज्य। ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का, यानी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 का होता है। जैसे मान लीजिए 3 5 का ले लीजिए, 5 7 को ले लीजिए, 11 13 को ले लीजिए, 17 19 को ले लीजिए, ठीक ना। तो ऐसी संख्याएं मान लीजिए ऐसे लिखेगा, मान लीजिए 3 5, ठीक, 5 7 फिर 11 फिर 13, ठीक ना। यानी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, उसे कहते हैं हम क्या, ट्विन प्राइम, ठीक ना। एक होता है कंपोजिट नंबर, इसे कहते हैं यौगिक संख्या। देखिए कोई संख्या आपकी 1 से कटेगी और खुद से भी कटेगी,
लेकिन अगर एक से और खुद से छोड़कर किसी अन्य और संख्या से कटती है उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब अगर कोई संख्या एक और खुद के गुणनफल को छोड़ के, गुणनखंड को छोड़ के किसी और का भी गुणनखंड हो उसे कहते हैं कंपोजिट। मान लो मैं 4 की बात करूं, यह 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 2 से भी कटेगा, मतलब ये 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर? तो ये था हमारा एक स्लाइड, ठीक ना। आगे चलते हैं। चलिए, अब जो अगला नंबर हमारा आएगा वो आएगा हमारा भिन्न का। देखिए, आपको बताया था भिन्न क्या होता है। भिन्न से पहले एक आपने शब्द सुना होगा रेशियो। रेशियो क्या होता है, अनुपात। अनुपात मतलब क्या होता है, जब समान क्राइटेरिया के चीजों का हम एक दूसरे संबंध दिखाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपना एज ले लूँ, आपका एज ले लूँ, तो हम लोगों ने एज का कंक्लूजन किया। मैं अपना एज कर दूँ, आपकी हाइट कर दूँ, तो इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो भिन्न क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। भिन्न में एक होता है अंश और एक होता है आपका हर। ये दोनों होना कंपलसरी है। देखिए, अब अगर भिन्न को हम ज्यादा अच्छे से डिराइव करें तो ये क्या होता है, मान लीजिए कोई आपने एक कोई संख्या लिया, मान लीजिए हमने क्या किया, एक खेत है, इस एक खेत के हमने इतने पार्ट की बात किया। इस खेत को मान लीजिए हमने 4, मान लीजिए ऐसे अच्छे से बनाता हूँ मैं, इसको हमने एक ऐसे खेत लिया, ठीक ना। इसको हमने क्या किया, 4 पार्ट में बांट दिया। हम इस एक पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक ना। बताइए कुल कितना पार्ट आपके पास है, 4 पार्ट। इसको रट लीजिएगा। जो आपके पास टोटल भाग होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं, ठीक ना। कितना ले रहे हैं आप, एक आपका, ये आपका क्या है, ये आपका एक भिन्न है, ठीक ना। देखिए, हर मतलब कितना, कहते हैं कि हमेशा हर मतलब क्या होता है, प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक मतलब कि आप कितने में से आप केयर कर रहे हैं। यहाँ पे कितना भाग था, 4 भाग, यानी कि जितना टोटल है उसको नीचे। अंश मतलब क्या, हिस्सा, कहते हैं ये मेरा अंश है। अंश मीन्स हिस्सा, मतलब आपका कितना लेना है, 1, तो 1 ऊपर। बात समझे कि नहीं समझे, यानी अंश और हर। अब इसी को बुक में कैसे दिया रहेगा कि ऐसी संख्या जिसको अंश और हर में लिख सके, यानी कि P, आपको P अपान Q दिया रहेगा हमेशा, यानी ऐसी संख्या जिसको P अपान Q के रूप में लिख सके। P की वैल्यू कुछ भी हो, कोई इंटीजर हो, इंटीजर में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन Q की वैल्यू कोई 0 ना, क्योंकि जब किसी संख्या से आप 0 में भाग देंगे तो आपका 0 आएगा, लेकिन जब किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो हमेशा अनंत आएगा, या 0 में 0 से भाग देंगे तो अभी हमारा क्या आएगा, अनंत आएगा। मतलब अनंत मीन्स इनफाइनाइट, उसको परिभाषित नहीं, इसको मतलब अपरिभाषित। आज तक वैज्ञानिकों और मैथमेटिशियन ने उसको परिभाषा ही नहीं दिया है कि जब अनंत आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है। क्लियर? यानी कि उसे कहते हैं क्या, भिन्न। भिन्न मीन्स जिसको अंश और हर दोनों में डिराइव कर सके। अंश की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन हर की वैल्यू कभी भी क्या हो, 0 के इक्वल न हो। क्लियर? अब देखिए, जैसे मैंने लिखा, अगर मैं लिखूं 5, क्या 5 एक भिन्न है? हाँ है, क्योंकि 5 अपान 1 तो कर सकते हैं आप ना, अंश भी हो गया, हर भी होगा। मतलब जितनी भी इंटीजर होती हैं वो भिन्न होती हैं। और एक चीज और यही समझ लीजिए, और जितने भिन्न होते हैं सब परिमेय संख्या होती है। अभी मैं इसके बाद परिमेय अपरिमेय समझाऊंगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भिन्न क्या होता है, जिसको P अपान Q के रूप में लिख सके। P की वैल्यू कुछ भी हो, Q की वैल्यू कभी 0 ना हो, ठीक ना। आगे आइए, भिन्न के बाद आता है आपका परिमेय संख्या। देखिए, भिन्न के बाद क्या आता है आपका, परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय कहते हैं रेशनल नंबर, ठीक ना। देखिए, परिमेय क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसको P अपान Q, देखिए आपके बुक में PQ हर जगह लिखा रहेगा, आप PQ पे मत जाइएगा। PQ बस एक नंबर को डिनोट कर रहा है। P मतलब कोई नंबर, Q मतलब कोई नंबर। मतलब P के यहाँ क्या हो, सभी इंटीजर हो, लेकिन Q कभी भी 0 के इक्वल न हो। P का मान प्लस भी हो सकता है, मैंने लिखा, मान लीजिए लिखा 5/3 सही है, -3/5 सही है, प्लस 8/-3 ये भी सही है, 0/5 ये भी सही है। लेकिन अगर मैंने 5/0 लिख दिया तो ये गलत है, क्योंकि नीचे का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका परिमेय संख्या मीन्स ऐसी संख्या जो P अपान Q के फॉर्म में लिख सके। P के वैल्यू कोई भी इंटीजर हो, Q के वैल्यू कभी 0 ना हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए, अब परिमेय संख्या में एक चीज और एक समझ लीजिए, एक होता है आवर्त दशमलव।
ठीक ना। आवर्त दशमलव, देखिए दशमलव दो तरह के होते हैं, एक होता है सतत, एक होता है असतत। सतत में क्या होता है, किसी में कहूँ आपका कि 21 में आपको 5 से भाग देना है, तो 5 चौको 20, एक बचेगा, दशमलव के 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना के 10। अब देखिए ये आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेषम 0 आ गया, मतलब 4.2। अब 2 दशमलव के बाद जो अंक है वो फिक्स है, ठीक ना, यानी ये सतत है, स्थिर हो गया। और असतत में क्या होता है, मान लीजिए अगर हम 1 में 3 से भाग दें तो दशमलव के 0, फिर 3 त्रिके 9, फिर 1, फिर दशमलव लगाए, फिर 0, फिर 3 त्रिके 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, यानी ये कंटिन्यू आगे रहेगा, यानी कि ये स्थिर नहीं हो सकता कहीं भी, यानी इसे कहते हैं असतत। क्लियर। तो जितने भी असतत भिन्न होती हैं सब परिमेय संख्या होती हैं। या फिर दशमलव के बाद कोई भी ऐसा नंबर जो कंटिन्यू एक रिपीटेशन से आगे बढ़ रहा हो उसे कहते हैं क्या, परिमेय संख्या। ऐसे एग्जांपल दूं आपको, अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया ऐसे, मान लीजिए ऐसे भिन्न दिया तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे लिख दूं कि 1.15.33333 क्या है, परिमेय संख्या है, ऐसे मैं लिख दूं आपको, तो हाँ ये परिमेय संख्या है क्योंकि कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा है। मैं लिखूं 15.11, 2 3 3, 4 4, 5 5, ऐसे क्या परिमेय संख्या है, हाँ क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 15.1 2 3 8 5 कुछ भी ऐसे 4 3 ऐसे 7, क्या ये परिमेय संख्या है, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्लियर। यानी कि ये कौन सी संख्या होगी, ये होगी अपरिमेय संख्या। आपसे बताया था जब किसी संख्या के आगे अ लग जाए तो वो निगेटिव सेंस देता है, मतलब ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या नहीं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। मतलब देखिए अपरिमेय में कौन सा आता है, यही दशमलव के बाद कोई संख्या जिसका रिपीटेशन न हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या, कि जितनी भी करड़ी की संख्या होती है, मतलब करड़ी में हमने मान लीजिए करड़ी में नंबर लिखा, हमने करड़ी में लिखा 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 5। देखिए 2 को मान लिखेंगे तो 1.414 ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, कोई रिपीटेशन नहीं है। इसका मान 1.732 बढ़ता है, कोई रिपीटेशन नहीं है। एक करड़ी में 4 का मान 2 होता है ना, और करड़ी में 5 का मान 2 समथिंग होता है। यानी देखिए इसका मान तुमको एग्जैक्ट मिल गया, मतलब करड़ी में 4 क्या है, एक परिमेय संख्या, लेकिन करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। देखिए अपरिमेय के बाद आता है एक वास्तविक संख्या, एक अवास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर और अनरियल। देखिए रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। देखिए वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका मैथमेटिशियन में कोई वैल्यू होती है उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे 2 3 4 5 -5 -10 20 50, वो सब क्या है, वास्तविक, यानी कुछ उसका वैल्यू होता है। लेकिन अगर वो अवास्तविक संख्या है, मतलब ऐसी संख्या जिसको सिर्फ इमेज किया जा सके कि इसकी कुछ वैल्यू हो सके। जैसे मान लीजिए आप लोग जब अगर सपोज अगर 12th मैथमेटिक्स से किए होंगे, मतलब अगर आप 11-12 में मैथ पढ़े होंगे और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, तो वहाँ पे एक आई नाम का नंबर डिनोट करते थे। जब करड़ी में ऐसे -1 हो जाता था, इसका वैल्यू हम आई से डिनोट करते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा। मतलब करड़ी में कोई भी नंबर अगर उसकी वैल्यू माइनस में है तो वो आती है इमेजिनरी नंबर। बस एक लौती कंडीशन है, जब करड़ी में कोई भी नंबर जिसकी वैल्यू माइनस में आ जाए तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्लियर। अब इस नंबर नॉलेज का एक लास्ट टॉपिक है डेसिमल। ध्यान दीजिएगा, इसे कहते हैं दशमलव। देखिए दशमलव क्या होता है, जितने भी दशांक होते हैं, दशांक मतलब 1/10 के पावर 1, 1/10 पावर 2, 1/10 पावर 3, एंड जितनी भी दशांक होते हैं उसको दशमलव डिनोट करते हैं। या जब एक पूर्ण संख्या के साथ एक अपूर्ण संख्या का कॉम्बिनेशन किया जाता है उसे कहते हैं दशमलव। ठीक ना, एक पूर्ण संख्या के साथ एक अपूर्ण संख्या का कॉम्बिनेशन किया जाता है उसे कहते हैं दशमलव। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 3.5 मतलब क्या, कि 3.5, मतलब क्या है, 3 तो आपके पास कंप्लीट है, 3 आपके पास कंप्लीट है। मैं लिखूं 3.5, 3 तो कंप्लीट है, लेकिन जब कुछ पार्ट जो अनकंप्लीट है, अनकंप्लीट मतलब 1 से कम है, उसको दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे, दशमलव का। मतलब जब कभी भी अपूर्ण संख्या जो 1 से कम होती है, ऐसी संख्याओं को दिखाने के लिए यूज करते हैं दशमलव का। ऐसे मान लीजिए
मैं कहूँ 1.5 यानी 1.5। अगर इसको नंबर लाइन पे दिखाना हो जी ऐसे ऐसे होता है हमारा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, यानी 1 तो हम कंप्लीट चलेंगे, उसके बाद 0.5 कितना आधा, मतलब ये नंबर दशमलव के बाद कोई नंबर हो 0.853, 0.1545 ऐसे कुछ लिख दिया, 0.9876 ऐसे कुछ लिख दिया। मतलब देखिए दशमलव के बाद आप कुछ भी लिख दीजिए वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा, ठीक ना। ये हमेशा 1 से छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। एक चीज ध्यान दीजिएगा, विस्तारित रूप पूछता है, शायद मैं अपने वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पर देख लीजिए। अगर मान लीजिए मैं लिखूं 535, इसको आप 500 प्लस 30 और प्लस 5 लिख सकते हैं ना, लेकिन अभी मैं लिख दूं कि 535.54, इसको विस्तारित करना है, ठीक ना। क्या कीजिए देखिए, इसको तो आप कैसे कर सकते हैं कि 500, मान लीजिए एक अंक और लिख देता हूं, 500 प्लस 35 और प्लस 5, सॉरी 500 प्लस 30 प्लस 5, लेकिन जब इसको करना तो प्लस, देखिए 5 को तो लिख दीजिए ऐसे ही, कितने अंक पे दशमलव है देखिए आप, इसके पहले बस एक ही अंक है ना, तो 1 10 से भाग, प्लस 4 को लीजिए, कितना अंक हो गया 2 अंक, तो 2 10 से भाग मतलब 100, फिर प्लस 8 को लीजिए, कितना अंक पे है तीसरे अंक पे 3 0 यानी कि 1000 से भाग। ये इसका विस्तारित रूप है, ठीक ना। चलिए ये था आपका नंबर के बारे में जानना, ठीक ना। इसके बाद स्टार्ट करते हैं जो हमारे चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, विभाजकता का नियम। क्या था आपका? विभाजकता का नियम, मतलब रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। मतलब इसके अंदर हम ये जानेंगे कि कौन सा नंबर किस नंबर से विभाज्य होगा, ठीक ना। तो हमने क्या किया था, आपको 1 से लेके 20 तक विभाजकता का नियम बताया था कि 1 से लेके 20 तक के नंबर को आप कैसे समझ सकते हैं, कौन संख्या किससे विभाजित हो सकती है। मतलब हमने 1 से लेके 20 तक की संख्याओं को विभाजकता का नियम पढ़ा था, ठीक। यानी 1 से लेके 20 तक में कौन किससे विभाजित हो सकता है, ठीक। उसी को हम यहाँ ब्रीफली रिवाइज करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं 2 से, और हाँ विभाजकता का नियम अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो आपको पूरे मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, ठीक ना। आगे देखिए 2 से, हमने बताया था 2 से कटने के लिए क्या होता है, किसी संख्या का इकाई अंक, किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8, ठीक ना। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या हो तो 2 से पूरी पूरी कटेगी। जैसे मान लीजिए मैं लिखा कि 148, लास्ट में 8 आया ना, तो ये 8 आने का सेंस मतलब क्या है कि ये संख्या पूरी 2 से कटेगी, ठीक ना। 3 से देखिए, कोई संख्या जिसके अंकों का योग, देखिए जिसके अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, देखिए इसके अंकों को जोड़ेंगे, कौन कौन अंक है, 1 है 4 है 8 है 2 है, 4 1 5 8 5 13 13 2 15। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी, और 15 आपका 3 से कटेगा यानी ये पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। 4 से आइए, देखिए हम 2 में क्या ले रहे थे, बस इकाई का एक अंक ले रहे थे, तो 4 से क्या लेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से क्या होगी भाज्य। इसमें ले लिया 144, ठीक ना। 144 के जो आखिरी 2 नंबर क्या है 44, और 44 आपका 4 से कटेगा, यानी किसी संख्या का इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी। आगे आइए, आगे आपका 5 से, तो 5 से क्या पढ़ा था कि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या तो 5 हो, यानी कोई संख्या हो जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वो पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी। हमने 6 से क्या पढ़ा था कि यदि कोई संख्या जिसका विभाजकता 2 और 3 दोनों से होता वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी 6 से भाज्य हो जाएगी। इसको समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमने लिखा 6, तो 6 को हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको ये चीज याद रखिएगा, गुणनखंड वाला जितनी भी बड़ी संख्या होती है उन हमको ऐसे निकालने। जैसे मैंने पूछा कि कौन संख्या 21 से कटेगी, मतलब क्या है जो संख्या 3 से भी कटेगी, जो संख्या 7 से भी कटेगी वो 21 से भी कटेगी, ठीक ना। तो इसको क्या कीजिएगा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आगे चलें, तो 6 से कटने के लिए क्या बताया था कि कोई संख्या जो 2 से कटती है और 3 से भी कटती है वो संख्या 6 से भी कटेगी। ऐसे मैंने लिखा था उस टाइम 216, देखिए लास्ट में 6 है मतलब 2 से कटेगी, 2 1 3 6 3 9, और 9 आपका 3 से कटेगा मतलब ये 3 से भी कटेगी, यानी ये 2 से भी कट रही है 3 से भी कट रही है मतलब 6 से क्या होगी डेफिनेटली कटेगी।
सात से कटने का नियम क्या बताया था आपको? सात से कटने का नियम, कोई संख्या जिसको कंटिन्यू 6 बार रिपीटेशन किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? वो संख्या 7 से पूरी तरह भाज्य होगी। अगर 2 अंक की संख्या हो तो 3 बार रिपीटेशन हो, 3 अंक की संख्या हो तो 2 बार रिपीटेशन हो, और 1 अंक की संख्या हो तो 6 बार रिपीटेशन। जैसे एग्जांपल दो आपको, मैंने 5 को 6 बार लिखा, ये पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। मैंने 12 को 3 बार लिखा, देखिए 6 अंक हो गए ना, ये पूरी संख्या 12 क्या होगी? 7 से भाज्य होगी। मैंने 345 को 2 बार लिखा, ये पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। क्लियर? तो 7 से भाज्य होने का पहला रूल क्या था कि संख्या का 6 बार रिपीटेशन होना चाहिए, ठीक ना। दूसरा रूल में आपको एक ऑस्कुलेटरी रूल बताया था। ऑस्कुलेटरी मतलब क्या होता है कि 10 के गुणांक से ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए जब कोई आपके पास संख्या हो और उस संख्या को चेक करना हो कि वो संख्या 7 से भाज्य कि नहीं भाज्य, अब क्या करेंगे? उसके इकाई अंक को पकड़िए, ठीक। उसके इकाई अंक का 2 गुना, देखिए हमने क्या बताया था आपसे, 7 का, 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का, इनके लिए आप ऑस्कुलेटरी बताया था, ठीक ना। 7 के लिए माइनस होता है, 13 के लिए प्लस होता है, 17 के लिए माइनस, 19 के लिए प्लस। कहा था याद कर लीजिएगा, माइनस प्लस, ठीक ना। तो सबके इकाई अंक को पकड़ेंगे सब में, तो किसी भी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में से माइनस कर देंगे। देखिए 3 दूना के 6, 34 में से 6 गया 28। अगर वो संख्या 7 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी संख्या के इकाई अंक का 2 गुना शेष इकाई अंक का 2 गुना लेंगे तो इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो संख्या बचेगी उस संख्या में से घटाने पर जो संख्या हमारा शेष बचेगा, अगर वो 7 से कट रहा है तो ये पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। वेरी गुड। आगे ये 8 पे, 8 से क्या बताया था? देखिए हमने 2 से सिर्फ 1 अंक लिया था, 4 से 2 अंक लिया था, 8 से लेंगे कितना? 3 अंक, ठीक ना। यानी कि यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को मिला के बनी गई संख्या अगर 8 से भाज्य तो पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। तो दूसरी कंडीशन, यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा का तीनों अंक कंटिन्यू 0 तो भी वो 8 से भाज्य होगा। जैसे मैंने लिखा आपको 5000, देखिए 3 0, मैंने लिखा आपका 512, देखिए ये आपका 8 से कटेगा, ये भी आपका 3 0 है, यानी ये दोनों संख्या आपकी 8 से भाज्य होगी, ठीक ना। 9 से क्या बताया था? यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। इसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो मैंने मान लीजिए लिखा है यहां पे, ठीक ना, इतना। मैं पूछूं क्या है 9 से भाज्य है? अंकों को जोड़िए, देखिए 1 6 7, 9 7 16, 16 2 18, और 18 तो आपका 9 से कटेगा ना, 9 दूना के 18, मतलब ये पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी? भाज्य। 10 के लिए तो आपको पता है इजिली लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 से देखिए, जब किसी संख्या का 11 से भाज्यता देखनी रहती है ना तो पहले संख्या का प्लेस देखिए। इसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 4 5 6 8 9 7, ऐसे लिखा मैंने, एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखिए ये पहले स्थान पर, ये दूसरे स्थान, देखिए पहले स्थान पे, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, ये 5वें पे, 6वें पे और ये 7वें पे, ठीक ना। सम के स्थानों की संख्या, सम पे कौन कौन आएगा? 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, मतलब जो सम के स्थान पर है, मतलब कौन? 4 6 9, ठीक ना। सम के स्थानों पे संख्या जो होगी और विषम के स्थानों पे जो संख्या होगी, यानी सम के स्थानों के संख्या का योग और विषम के स्थानों के संख्या का योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 से भाज्य हो, तो ये पूरी संख्या 11 से भाज्य। से हमें चेक करें सम के स्थान पे कौन होंगे। देखिए आपका सम के स्थान, दूसरे स्थान पे 4 आएगा, चौथे स्थान पे 6 आएगा और 6वें स्थान पे 9 आएगा। इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 10 9 19। देखिए विषम की बात करें तो विषम में कौन होता है? पहला स्थान पे 2 आएगा, दूसरे पे 5 आएगा, तीसरे पे 8 आएगा और इस पे मान लीजिए हम इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 1 कर देते हैं ताकि आसानी से कट जाएगा, ठीक ना। इसको हमने 1 कर दिया। देखिए पहले स्थान पे 2, तीसरे पे 5, 5वें पे 8 और 7वें पे 1, कोई डाउट नहीं ना। देखिए इसको जोड़िए, 5 2 7, सॉरी इसको ना 4 करना पड़ेगा तब सही रहेगा। देखिए 5 2 7, ठीक ना, 8 7 15, 15 4 19। अब देखिए
सम के स्थान जोड़ा था आपने 19 आया, विषम को 19 आया। जब 19 में से 19 घटाएंगे कितना आपका आएगा 0। देखिए 0 आएगा ना, मतलब ये जो संख्या आपकी थी 2 4 5 6 8 9 4, ये पूरी संख्या आपकी 11 से भाज्य होगी, करके देख लीजिएगा, ठीक ना। मतलब सम के स्थान पर स्थित संख्याओं का योग और अंकों का योग और विषम के स्थान पर स्थित अंकों का योग का अंतर अगर या तो 0 हो या तो 11 से भाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी 11 से कट जाएगी, ठीक ना। आगे देखिए 12 से, देखिए 12 से क्या होता है, 12 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपका। मतलब ऐसी संख्या जो 3 से भी कटे 4 से भी कटे वो डेफिनेटली 12 से कटेगी, ठीक ना। और 3 से क्या होता है 4 से क्या होता है आपको अच्छे से पता है। आइए अब 13 पे, इसे मैंने लिया 169, मैं पूछूं कि ये 13 से कटेगा नहीं कटेगा, आपको पता है 13 का स्क्वायर है। हमने 7 लिया था, 13 लिया था, 17 लिया था, 19 लिया था। 7 के लिए माइनस, 13 के लिए प्लस, 17 के लिए माइनस, 19 के लिए प्लस। देखिए अब प्लस क्या करेंगे, देखिए जो आपका इकाई अंक है, ठीक ना, सब में इकाई अंक लेंगे, जो आपका इकाई अंक है उस इकाई अंक का 4 गुना, जो आपका इकाई अंक है उस इकाई अंक का 4 गुना इकाई अंक को छोड़ने के बाद जो संख्या बचती है उसमें अगर प्लस कर देंगे और चेक करें, मान लीजिए 9 का 4 गुना 36, छोड़िए 4 6 6 12, 3 4 1 5 52, अगर जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है अगर ये 13 से भाज्य है तो ये पूरी संख्या 13 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। मतलब किसी संख्या का इकाई अंक, उसको इकाई अंक को जोड़ने के बाद जो संख्या बचती है अगर वो संख्या उस बचने के बाद जोड़ने के बाद जो संख्या आती है उसमें 13 से भाग देने पर संख्या पूरी 13 से कट रही है तो पूरी संख्या 13 से क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। दूसरी कंडीशन देखिए, समझ मान लीजिए जोड़ने पे आपका 52 आया था और आपको लगे यार 52 बड़ा ही लग रहा है तो 52 को भी ले लीजिए। देखिए 52 का इकाई कितना 2, 2 का 4 गुना कितना होगा 8 होगा ना। 5 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, आप तो 13 का 13 से कटेगा ना, कोई डाउट नहीं है ना। कोई बड़ी संख्या है एक स्टेप कीजिए, फिर बड़ी लग रहा है फिर दूसरा स्टेप कीजिए, अगर फिर भी बड़ा लग रहा है तो तीसरा स्टेप कीजिए, ठीक ना। और ये अगर प्रैक्टिस हो जाएगा तो वो सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक ना। 14 का आइए, देखिए 14 को आप 14 को 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, मतलब जो 2 से भी कटे और 7 से भी कटे वो 14 से डेफिनेटली कटेगी, ठीक ना। अगर 15 से बात करें 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, मतलब जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे वो 15 से भी कटेगी। 16 की बात करें, देखिए आपने 2 के लिए 1 अंक, 4 के लिए 2 अंक, 8 के लिए 3 अंक, 16 के लिए कितना अंक 4 अंक। मतलब आखिरी के 4 डिजिट अगर 16 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 16 से क्या होगी, भाज्य होगी, ठीक ना। अब आइए 17 पे, देखिए 17 में क्या करते हैं माइनस, आपने वहां लिखा ना 17 में करते हैं माइनस, किसका माइनस करेंगे 5 गुने का। जैसे हमने लिखा 1904, मैं पूछूं क्या 5 17 से आपका भाज्य है तो आप लीजिए किसको, आखिरी डिजिट को, कौन है 9, इसको छोड़ 4, इसको छोड़ने पर कितना बचेगा आपका 190। जो आपका इकाई अंक है उसका 5 गुना, देखिए यहाँ पर आप 2 गुना ले रहे थे, यहाँ पर लेंगे 4 गुना, यहाँ पर लेंगे 5 गुना, फिर यहाँ पर लेंगे 2 गुना, ठीक ना। अब इकाई अंक का 5 गुना शेष पे संख्याओं से घटाने पर 190 माइनस 20, 5 को 20, 170 बचेगा। ये तो आपको 70 से भाज्य होगा नहीं होगा, यानी कि जब शेष मतलब इकाई अंक का 5 गुना शेष बची संख्या से माइनस करने पर जो संख्या आती है अगर वो 17 से कट रही है तो ये पूरी संख्या 17 से क्या होगी, भाज्य होगी। अब आइए 18 से, देखिए 18 क्या होता है, 18 को आप 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, जब 2 से भी कटे 9 से भी कटे 18 से कटेगी। 19 से आइए, देखिए 19 क्या करना है आपको, प्लस करना है, तो प्लस किसका करेंगे 2 गुना का। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था 361 का, तो अगर 61 आपको पता है 19 का स्क्वायर है, 19 से कटेगा। अब इकाई अंक कितना है हमारा 1, इसको छोड़ेंगे तो बचेगा 36, उस 1 का 2 गुना, 1 का 2 गुना जोड़िए 36, 2 का 2, 36 2 38, ये तो 19 कटेगा ना। मतलब 7 से काटने के लिए इकाई अंक के 2 गुने को शेष संख्या घटाते हैं, फिर 7 से चेक करते हैं। 13 से लिए इकाई अंक के 4 गुने को शेष संख्या जोड़ते हैं। 17 के लिए इकाई अंक के 5 गुने को शेष संख्या घटाते हैं। 19 के लिए इकाई अंक के 2 गुने को शेष संख्या में जोड़ते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा विभाज्यता का नियम। और 20 को चेक करने के लिए ध्यान दीजिएगा, 20 को पता है कि 2 गुणे 10, मतलब लास्ट में 0 तो कंपलसरी है, उसके बाद 2 से भी कटना चाहिए, ठीक ना। चलिए ये था आपका विभाज्यता का नियम, मतलब आपके नंबर सिस्टम का बेसिक फैक्टर।
ठीक, अब इसके बाद कुछ चीजें मैंने बताया था जिसको बहुत तेजी से रिवाइज करेंगे, ठीक ना। आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो क्योंकि आपने 7, 8, 9 वीडियो में जो पढ़ा था उसको हम एक वीडियो में कंप्रेस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी लंबी तो होगी। देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि आपको अगर बताना हो कि कोई संख्या कितनी संख्या से भाज्य है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैं लिखूं आपका 10, मैं पूछूं 10 कितनी संख्या से भाज्य है, आप क्या करेंगे, 1 से कटेगा ये, 2 से कटेगा ये, 5 से कटेगा ये, और फिर 10 से कटेगा ये, कुछ से कटेगा। आपने कितना बताया इसमें, 4। अब मैं मान लीजिए अगर कोई बड़ी संख्या लिख दूं, मैंने लिखा था ये 100 कितनी संख्या से भाज्य है। आप तो कहेंगे सर थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्या करेंगे, जब ऐसी संख्या कोई निकले तो क्या कीजिए, उसका तुरंत अभाज्य गुणनखंड क्या निकालिए, तो 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1। कितना है आपका, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। जो संख्या इसका पावर, ये 2 के पावर 2 हो जाएगा और गुणे 5 के पावर 2। कोई डाउट नहीं है ना। देखिए जो संख्या आपकी पावर में है उस पावर से एक एक्स्ट्रा कीजिए इसका और एक एक्स्ट्रा कीजिए इसका, इन दोनों क्या कीजिए गुणा। 2 1 कितना होगा, 3, 2 1 3, 3 3 9, मतलब 100 कुल कितनी संख्या से कटेगी, 9 संख्या से कटेगी। अगर आपको चेक करना देखिए, 1 से तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 50 से भी कटेगा, 100 से भी कटेगा, और देखिए यहाँ पर 20 से भी कटेगा, 1 2 3 4 5 6 7, और 3 को छूट रहा है अभी, 25 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। उसके बाद मतलब ऐसे आप देख लीजिएगा, तो मतलब 1 2 फिर 5 फिर 10 फिर 20 25 50 100, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं मतलब एक और कोई छूट रहा है, हाँ 4 से भी कटेगा, ठीक ना। यानी देखिए आपने कुल 9 निकाल लिया ना, यानी ऐसे निकालते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं इजी दूं आपको, तो मैं पूछूं कि 125 कितनी संख्या से कटेगा, आप क्या करेंगे, तुरंत 125 का क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 25 25 25 25 25 125, फिर 5, फिर 5 का 1, ठीक ना। यानी कि इसको 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो जो आपका यहाँ कोई और संख्या तो है नहीं गुणा करने के लिए, तो जो घात है उसे एक एक्स्ट्रा कर दीजिए, मतलब 125 किससे कटेगा, 4 संख्या। देखिए 1 से कटेगा ही, 125 से कटेगा, 2 तो ऐसे ही हो गया, फिर एक 5 से कटेगा, एक 25 से कटेगा, तो कुल 4 नहीं हो गया, ठीक। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करते हैं, ठीक ना। अगर और डिटेल में चाहिए आप पिछले वीडियो में चले जाइए, वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक। आगे आइए, देखिए हमने एक बताया था आपको कुल अभाज्य संख्या का नंबर ज्ञात करना, ठीक ना। एकदम स्टेप्स चलिए, हो सकता है वीडियो में आगे पीछे बता रहा हूँ, देखिए परेशान मत होइएगा, आपको सारी चीजें मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। पहले छोटी चीज रिवाइज कर लीजिए, फिर बड़ी पे आएंगे, ठीक ना। मैंने बताया था आपको कि आपको कुल अगर अभाज्य संख्या निकालना, जैसे मैं कहूँ कि 51/3 गुणे 55/4 गुणे 729/5, ठीक ना। मैं एक बोलूं कि इस पूरे गुणनखंड में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि देखिए आप ऐसे जब गुणा करेंगे, मान लीजिए मैं कहूं कि अगर 15 गुणा करना है 3 में, कुल 45 आएगा ना, 45, इसमें आपकी एक अभाज्य संख्या 5 है कि नहीं है। यानी जब गुणा करेंगे तो गुणा करने में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, उसके लिए क्या कीजिए, देखिए पहले इसको मिनिमम पावर पे कीजिए। तो 51 को आप 17 गुणे 3 कर सकते हैं, 17 गुणे 3 के पावर 3, देखिए गुणे 55 को आप 11 गुणे 5 कर सकते हैं, घाते 4 गुणे 729, देखिए 9 का घाते 3, यानी 9 के घाते 3 को देखिए 729 को 9 घाते 3 कर सकते हैं, और 9 को आप 3 घाते 2 कर सकते हैं, और इसे घाते 3 कर सकते हैं। मतलब ध्यान दीजिए, इसको कुल 3 के घाते 3 दुना के 6 कर सकते हैं। देखिए अगर नहीं समझ फिर समझिए, देखिए 729 को 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, 9 का क्यूब सॉरी, क्योंकि 9 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 729 आ जाएगा। लेकिन 9 भी तो आपका 3 का स्क्वायर है, आपको मिनिमम में बोला हो ना, मिनिमम। तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 पहले से ही है, तो जब घात के पावर घात हो तो घात तो गुणा हो जाता है, तो 3 दुना के 6, यानी इसको आप 3 के घाते 6 और कुल घाते 5 पहले से दिया है।
फिर अलग कीजिए, देखिए 17 घाते 3 गुणे 3 घाते 3 गुणे 11 घाते 4 गुणे 5 घाते 4 गुणे 3 के घाते 6 पचे 30। कोई डाउट नहीं है ना? जब आपने अलग अलग कर लिया तो जितना भी घात आ रहा है ये सब, इन सभी घातों क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 3 + 4 + 4 प्लस 3 + 3 है ना, और प्लस यहाँ पर आपका 30 जोड़िए। 3 3 6 4 10 4 14 14 30 44। मतलब इन सभी संख्याओं गुणा करेंगे तो जो इसका अभाज्य संख्याओं का नंबर होगा वो कितना होगा, हमेशा 44। ठीक है, आगे आइए। एक और इंपॉर्टेंट संख्या बताया था आपको, ठीक ना, वो क्या था आपका आवर्त दशमलव। रिसेंटली बताया था आपको। देखिए रिवाइज है चैप्टर, आपका टॉपिक आगे पीछे तो परेशान मत होइएगा, ठीक ना। आपको मैं आवर्त दशमलव बताया था। आवर्त दशमलव क्या होता है, जब एक संख्या दशमलव के बाद कंटिन्यू रिपीटेशन होता हो। जैसे मैं लिखूंगा आपका कि 0.3 3 3 3 3 ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, तो उसको क्या करते हैं, स्टॉप लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि जहां से संख्या का रिपीटेशन होता है हम उसको, देखिए यहाँ पे 3 3 3 बस 3 का रिपीटेशन हो रहा है ना, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा 0.15 15 15 15, किसका रिपीटेशन हो रहा है, 15 का, 0.15 इसके ऊपर बार लगा दिया हमने, ठीक ना। तो जिस संख्याओं का रिपीटेशन होता है हम उसी के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि आवर्त दशमलव को पूछ देगा परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए, ठीक। तो मैंने आपको 3 तरह के आवर्त दशमलव, 4 जितने मिलते हैं मैं सबको लिखता हूं यहाँ पे। देखिए एक तो ऐसे आएगा कि दशमलव, यहाँ पे 0 के बाद दशमलव और दशमलव बाद मैंने लिख लिया 5, उसको बार लगा दिया, पहली कंडीशन। या फिर ऐसे भी दे दे 3 3 8, तीनों बार लग दी, मतलब दशमलव के बाद जितना नंबर हो सब पे बार हो, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है कि दशमलव के बाद कोई नंबर छूट जाए और किसी 2 नंबर पे बार हो, जैसे 5 छूट के 3 8, मतलब 0.5 3 8 3 8 3 8 3 8 3 ऐसे हो, ठीक ना। 5 का रिपीटेशन नहीं है क्योंकि 5 को बार नहीं लगा है, ठीक ना। तीसरी कंडीशन क्या दे देगा कि आगे कोई दशमलव लगा के हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक। अब कैसे सॉल्व करें ध्यान दीजिए। देखिए पहले ऐसे कंडीशन पे आइए, ट्रिक से काम करते हैं, वैसे हमने पहले देख चुका है। जब किसी नंबर के ऊपर बार रहता है, जितने के ऊपर बार रहता है उतना नीचे 9 लिखते हैं, जितना के ऊपर बार है उतना 9। देखिए दशमलव के इधर की बात कीजिए तो सब पे बार है ना, इसकी बात है कितना बार है, 1, तो 9, और जो संख्या उसको ऐसे लिख लीजिए। इस पे आइए, कितना बार है, 3, कितना 9 लिखेंगे आप, 3 9, कितनी संख्या है, 3 3 8 लिख लीजिए। अगर कट रहा है तो काट लीजिए, छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर। इसको देखिए, देखिए कितनी संख्या है, कितने बार है, 2 पे, तो 2 9, कितने बार नहीं है, जितने पे बार रहता है उसको 9 लिखते हैं, और जितने बार नहीं रहता उसको कितना लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो 2 पे पार था, 2 9, बार नहीं है तो 0। अब देखिए इतना हो गया, नीचे का काम खत्म। ऊपर आइए, जितनी संख्या पूरी है उसको ऐसे लिख लीजिए 538, और जितने पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, बस। देखिए 538 में से क्या करेंगे, 5 को हमने क्या किया, माइनस कर दिया। अब सॉल्व कीजिए, 538 से 5 गया तो 533 बटा 990, सॉल्व कर लीजिए इसको, कोई डाउट नहीं है ना। इसमें देखिए इसको तो आप कर सकते हैं सेम सेम, जो ये 2 रहेगा बस इसको 2 को होल में लगा दीजिए। आप होल में लगा के कितना 0 यहाँ पर, कितना आपका है 2, कितने बार 2 पे, 2 9 नीचे, 1 पे नहीं 0, फिर 834 ऊपर माइनस 8, बस सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर, ठीक ना। ये था आपका आवर्त दशमलव, ठीक ना। क्या करते हैं, सबसे पहला क्लियर, कितने पे बार है, जितने बार है उतने 9, डेसिमल के उधर अगर किसी पे बार नहीं है उतने 0, और जितना यहाँ पे पूर्ण संख्या होल नंबर है उसको यहाँ पे क्या लगा लीजिए, होल में लगा दीजिए। कोई डाउट, आगे आइए, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ठीक ना। एक बताया था कि जब आपको क्वेश्चन लेके पूछता है कि बताइए कि इस संख्या में क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए कि वो इस संख्या से कट जाए, तो मैं आपको मुजबानी बता रहा हूं। मैंने आपको उसके लिए बताया था कि जब, देख लीजिए एग्जाम्पल, मैंने 23 लिया था, 23 में 5 से भाग दिया तो 5 चौको 20 बचा 3, ठीक ना। मतलब 3 क्या है आपका, एक्स्ट्रा है, शेष है, शेष इसे ही कहते हैं ना। तो शेषफल के लिए क्या बताया था, देखिए अगर ये संख्या 3 कम रहती तो 5 से पूरी भाज्य रहती कि नहीं रहती,
तो मतलब जब आपसे ये पूछे कि अगर दी गई संख्या में से क्या घटाया जाए कि वो किसी संख्या से कट जाए, जो संख्या दिया रहेगा आपको, तो जो संख्या शेष बचती है उसी घटा देते हैं। मतलब अगर संख्या में घटाने के लिए पूछ रहा है कि संख्या में से क्या घटाया जाए कि वो संख्या हमारी दी गई संख्या से कट जाए, तो उसमें से क्या करते हैं, जो शेष बचता है उसे घटा देते हैं। अगर ये पूछे कि संख्या में क्या जोड़ा जाए कि हमारी दी गई संख्या से कट जाए, तो जो शेष बचता है और जिससे भाग देते हैं उससे उसको घटाते हैं। यानी 5 में से 3 गए, कितना बचेगा आपका 2, उस और जो घटाने पर आता है उसी को जोड़ते हैं। मतलब 23 में अगर 2 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 25, और 25 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्लियर। देखिए जब घटाने के लिए कहेगा तो शेष, और जब जोड़ने के लिए कहेगा तो इसमें से इसको घटाएंगे, जो आएगा उसको जोड़ेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे बताइए, आपके पास 3 एक्स्ट्रा बच गया, आपको 5 तक ले जाना है, तो आप 3 में कितना जोड़ देंगे, 5 हो जाए, तो आप इससे कहेंगे कितना जोड़ेंगे 2, ठीक ना। क्लियर। और क्वेश्चन में पूछा कैसे, निकटतम संख्या, तो क्या करेंगे आप पहले एक बार घटाने से एक बार जोड़ने से संख्या निकाल लीजिए और देखिए कि उस संख्या के नजदीक कौन है। मान लीजिए अगर मैं 23 के नजदीक पूछूंगा तो 23 के नजदीक यहाँ पे 20 कटेगा और इसके नजदीक यहाँ 25 कटेगा, तो 20 नजदीक है 25 नजदीक है। देखिए 3 कदम इधर आने पर 20 मिलेगा, 2 कदम उधर जाने पर 25 मिलेगा, तो कौन नजदीक है 25, ठीक ना। तो आपका सेंस आपके ऊपर है कि जोड़ने पे कट रहा है कि घटाने पे कट रहा है। क्लियर। तो नजदीकतम संख्या पूछता है, उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। ठीक है, अगला जो टॉपिक है उसमें पूछता है कुल विभाजकता का नियम। मतलब आपको कोई नंबर दे देगा और पूछेगा इसके संख्याओं के बीच में कुल कितनी संख्या विभाजित है। जैसे मैं लिखूं, आपको बताया था कि 1 से लेके 1000 के बीच में कुल कितनी संख्या है जो 24 से कटेंगी। 1 से लेके 1000 के बीच में कुल कितनी संख्या है, मतलब इसके बीच की बात करेगा, कुल कितनी संख्या 24 से कटेंगी। तो क्या कीजिए, अगर मान लीजिए इनके बीच में बोल रहा है तो इनके बीच पूछता है कितना नंबर होगा, 1 को छोड़ देंगे, यानी 1 से आप 999 तक लेंगे। जितनी संख्या रहेगी उसमें 24 से भाग दे दीजिए, ठीक ना। भाग देने पर जितनी बार भागफल जाएगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर। मतलब जब किसी संख्या के बीच में किसी कटने वाली संख्या को पूछेगा तो क्या करते हैं, उस मैं कहूँ आपको 2 और 10 के बीच में कितनी संख्या जो 2 से कटेंगी, मतलब इनके बीच की बात किया है, मतलब इसको भी छोड़ देंगे इसको भी छोड़ देंगे, बीच मतलब कौन कटेगा 4 6 8, बस इस 3 को लेंगे। बात समझे नहीं समझे आपको, मतलब बीच मतलब किनारों की संख्या को छोड़ देना है, ठीक। अगर मान लीजिए मैं कहूं 300 से लेकर 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 20 से कटेंगी, 300 से लेकर 800 तक, यानी 800 तक बात किया है ना। तो क्या कीजिए, पहले आप 1 से लेकर 800 तक निकाल लीजिए, यानी 1 से लेकर 800 तक कितनी संख्या 20 से कटेंगे, 800 में 20 से भाग दे दीजिए। और अगर 1 से लेकर 300 तक निकालना है, देखिए सपोज कीजिए 300 से 800 तक पूछ रहा है, 800 तक पूछ रहा है, आप 1 से लेकर 800 तक निकाल लीजिए और जो संख्या आएगी उसमें से 1 से लेकर 300 तक माइनस कर दीजिए। अब देखिए 300 से पूछा है, मतलब 300 को भी लेना है, यानी यहाँ पर आपको 299 तक निकालना पड़ेगा, ध्यान रहे। यानी 1 से लेके 800 तक निकाल के 1 से लेके 299 तक निकाल के आप माइनस कर देंगे तो आपका 300 से लेके 800 तक संख्या निकल जाएगी। क्लियर। आगे आइए, देखिए ये तो था आपका कि संख्या ज्ञात करना। देखिए एक होता है इकाई का अंक ज्ञात करना, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान देखिएगा। वीडियो लंबी होगी फिर कह रहा हूं, परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप 7-8 वीडियो को 8-9 वीडियो को एक वीडियो में कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक ना। तो हो सकता है घंटा से ऊपर चला जाए, ठीक ना। तो आगे देखिए इकाई का अंक। इकाई का अंक मैंने क्या किया था कि अगर किसी संख्या का पावर कुछ भी दिया हो, ठीक ना, तो उसमें क्या कहेंगे 2 घाते 5 को, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका 32। अब मैं 32 का इकाई कितना है आपका, तो 2 है। देखिए हमने क्या बताया था, किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 हो, इकाई अंक 1 हो, उसके बाद 5 हो, उसके बाद 6 हो, उसके बाद एक कोई संख्या छूट रही है, 1 हो गया, 2 5 6 और कोई मिसिंग कर रहा हूँ, अभी दिमाग में जाएगा। मतलब देखिए यानी ये संख्या जो होती है, और हाँ 0, ठीक ना। तो मतलब किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो, उस संख्या का पावर आप कुछ भी कर लीजिए, उसका इकाई अंक हमेशा यही रहेगा, ठीक ना। जैसे मैं लिखूं कि 155, इसका इकाई अंक मैं इतना लिख दूं
तो 2005। इसका इकाई कितना होगा, तो जो लास्ट में वही आपका होगा, ठीक ना। वही 6 के लिए, वही 1 के लिए, वही 5 के लिए भी, ठीक ना। अब बताइए मैं अगर लिखूँ, सपोज आपको बताया था अगर 4 के पावर 1 हो तो 4, 4 के पावर 2 हो तो 16, 4 के पावर 3 हो तो 64 और 4 के पावर 4 हो तो 100, 4 चौको 16 और 256, ठीक ना। देखिए मतलब 4 के पावर जब हमने 1 और 3 लिया, 1 3 विषम होता है तो हमको इकाई अंक 4 आया, लेकिन 4 के पावर 2 और 4 लिया तो इकाई अंक कितना आया आपका 6। मतलब जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 हो, अगर उसका घात सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 6 होता है, और उसका घात विषम संख्या तो इकाई अंक कितना होता है 4 होता है। क्या कीजिएगा इसको। लेकिन रेंडमली आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे जिसका अगर इंटरवल सेम ना हो, मान लीजिए मैंने लिख दिया कि 347, मान लीजिए 3447 के पावर 545, इसका इकाई अंक कितना होगा। आपने तो 7 के लिए कोई नियम पढ़ा ही नहीं है, तो इकलौता एक ऑप्शन क्या कीजिए, देखिए ध्यान सुनिएगा, जो आपका पावर है उस पावर में से एक कम कीजिए, पावर से एक कम मतलब 545 से एक कम कर कितना हो जाएगा आपका 543, इसमें 7 से भाग दे दीजिए, सॉरी 4 से। जो आपका पावर है उस पावर से एक कम कीजिए और उस एक कम करने के बाद जो आएगा उसमें 4 से भाग दे दीजिए। जब 4 से भागने के लिए 4 एक नम 4, 1 4 3 12 2, ठीक ना। जो आपका शेष आएगा, हमारा शेष कितना आया 0, अब 4 से भाग दे रहे हैं तो आपका शेष 0 1 2 3, इसी 4 में से कोई आ सकता है। शेष कितना है आपका 0, जो भी शेष आए उसमें आप 1 एक्स्ट्रा कर दीजिए, कितना है आपका 1। अब जो आएगा वही इकाई अंक जो है उसके पावर 1 लगा दीजिए, यानी इसका इस पूरे का पावर अगर 545 करेंगे उसका इकाई अंक कितना होगा 7। मीन्स जब भी आपके पास कोई संख्या हो, उस संख्या का पावर कुछ भी हो और उसका इकाई अंक निकालना हो तो आप इजीली क्या कीजिए, उस संख्या के पावर को पकड़िए, उसमें से एक कम कीजिए, एक कम करने के बाद जो संख्या आती है उसमें 4 से भाग दीजिए, 4 से भाग करने के बाद जो शेषफल बचता है उस शेषफल में अपने मन से 1 की वृद्धि कीजिए, और 1 की वृद्धि करने के बाद जो संख्या आपकी बचती है वो अपने संख्या का जो इकाई अंक रहेगा उसके पावर लगा दीजिए, और पावर लगाने के बाद आपका जो भी इकाई अंक आएगा वही आपका क्या रहेगा आंसर। क्लियर, आगे आइए। ये था आपका इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक ना। आगे देखिए, आपको जब विभाजकता के नियम में एंट्री करेगा, देखिए एक आता था नंबर ऑफ जीरो, विभाजकता में उसको ब्रेक कीजिए, नंबर ऑफ जीरो। तो मैंने नंबर ऑफ जीरो में बताया था क्या, कि जितने 0 और 5 मिलेंगे, मतलब जितने आपके 2 और 5 मिलेंगे उतने आपका क्या रहेगा 0 रहेगा। तो आपको याद है ना, तो मतलब मैंने क्या किया था, सपोज कीजिए मैंने लिखा कि 35 × 40 × 45, मैं कहा कि अगर इसको विभाजित करें तो कितने 0 आएंगे। तो हमने क्या किया था, सभी नंबर को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ा था। तो 35 को लिखेंगे तो इसको आप 5 × 7 कर सकते हैं, 40 को लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 5 कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 5 40। 45 को आप 3 × 3 × 5 कर सकते हैं ना। अब देखिए कितना पेयर मिल रहा है, देखिए ये 5 इसके साथ पेयर बनाएगा, ये 5 इसके साथ पेयर बना लेगा, ये 5 इसके साथ पेयर बना लेगा, कुल कितना पेयर मिला 3। मतलब 3 पेयर मतलब कितना, इसको मल्टीप्लाई करने पे इसका इकाई में कितना 0 होगा, 3 0 होगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन आपके पास कोई ऐसी संख्या दे दे जिसका कोई रिपीटेशन ना हो, तो मैंने क्या बताया था, आप वहां पे 5 का नंबर फाइंड कीजिएगा। 5 का नंबर कैसे, जैसे मैंने कहा था कि सीरीज में 1 2 3 इन सभी संख्याओं का हम 1000 तक गुणा कर रहे हैं, और मैं पूछूं कि इसका कितना लास्ट में 0 आएगा, तो क्या कहा था 1 2 3 कहां तक है 1000 तक है। तो जो नंबर लास्ट का 1000 है उसको पकड़िए, उसके पहले 5 के पावर 1 कीजिए, फिर उसी 1000 को पकड़िए, फिर 5 के पावर 2 कीजिए, फिर उसी 1000 को पकड़िए, फिर 5 के पावर 3 कीजिए, फिर उसी 1000 को पकड़िए 5 के पावर 4 कीजिए। मतलब ये तब तक कीजिए जब तक आपका हर अंश से छोटा हो रहा है। जब आपका हर अंश से बड़ा आ गया तब करना बंद कर देंगे, ठीक ना। और देखिए दूसरी चीज क्या करेंगे कि आप जब भाग देंगे तो अगर पूरा कट रहा है तो पूरा काटेंगे, अगर पूरा नहीं कट रहा है तो जहां तक कटता है बस वहीं तक लेते हैं, ठीक ना। अगर 5 से भाग देंगे 1000 में तो 5 गुना के 10 कितना हो जाएगा 200। पहले इसको एक्सपेंस कर लीजिए, तो ये 1000 बटा 5 प्लस ये 1000 बटा 25
प्लस ये 1000 बटा 125 प्लस ये 1000 बटा 625। कोई डाउट नहीं है ना। देखिए 1000 में 5 से भाग देंगे तो 200 बार जाएगा, प्लस इसमें देंगे 25 चौक को 100, 0 बचे 40 बार जाएगा, प्लस 125 चौक को 1000, देखिए एक बार 4 बार जाएगा, प्लस 625 से जब 1000 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, क्योंकि 625 मतलब 600 पर चलिए तो 6 से दुना कितना होता है 1200, मतलब 1000 से ऊपर चला जाएगा, मतलब एक बार भाग जाएगी। इसको जोड़िए 240 से 240 44 1 45, मतलब कितना 245, मतलब 1 से लेके 1000 तक कितने जीरो आएंगे 245। और मान लीजिए अगर 2 4 6 8 ऐसे करके पूछ दिया तो आप नंबर ज्ञात कीजिए कि उस सीरीज में कुल कितने नंबर हैं। मान लीजिए मैंने लिखा कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 ऐसे करते करते 198 तो लिखा, तो 2 से लेके 198 तक कुल कितना नंबर आएगा। तो याद है जब मैंने प्राकृतिक संख्याओं के सम और सम संख्याओं का सम बताया था तो n का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या बताया था कि जो आपका टोटल नंबर है, टोटल नंबर 198, आप उसी से 2 से भाग कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। 298 2 से भाग देंगे कितना 99 आएगा, मतलब यहाँ पे जो 100 1000 लिख रहे थे यहाँ पर क्या लिखेंगे अब 99। ठीक, ये था आपका। और इसी बेसिस पे हमें उच्चतम घात ज्ञात करते हैं, मतलब अगर मान लीजिए पूछे 1 से लेके 1000 तक गुणा कर रहे हैं, इसमें 5 मान लीजिए मैं पूछे 10 का उच्चतम घात कितना होगा, 10 को छोड़िए 7 का उच्चतम घात कितना होगा, तो जो यहाँ 5 कर रहे हैं यहाँ पर 7 7 7 लिखे करते हैं, मतलब जिसका उच्चतम घात पूछता है हम उतने को हर में लिखते हैं, 7 के पावर 1 7 के पावर 2 7 के पावर 3, और ये तब तक करते हैं जब तक हमारा हर अंश से छोटा आता है। जैसे हमारा हर अंश से बड़ा आया वहां पे करना बंद कर देंगे। ठीक, ये था आपका। ठीक है, देखिए अब आगे जो संख्या आपको मिलेगी वो अब आपके नंबर बेसिस आएंगे, ठीक ना। अब नंबर बेसिस में मान लीजिए मैंने आपको बताया था, बस मुझवानी बोलूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं कि एक विद्यार्थी है, ठीक ना, उसने क्या किया, एक एग्जाम देने गया, उस एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन थे, ठीक ना, उसने 100 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन सही किया, कुछ क्वेश्चन गलत कर दिया। उसको सही क्वेश्चन करने के मान लीजिए 4 नंबर मिलते थे, गलत क्वेश्चन करने के 2 नंबर कट जाते थे, कुल टोटल उसने इतना नंबर पाया, तो आखिर सही क्वेश्चन का नंबर कितना था। मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन था, 100 क्वेश्चन में से मान लेते हमने x क्वेश्चन सही किया। देखिए 100 क्वेश्चन था, अगर 100 में से x सही करेगा तो 100 माइनस x गलत भी तो करेगा, तो एक सही के लिए मान लीजिए 2 नंबर, 2 सही के लिए जितना मान लीजिए 1 सही के लिए 4 नंबर मिल रहा है, तो 2 सही करेगा तो 8 नंबर, 3 सही करेगा 12 नंबर, मतलब 4 के गुणनफल मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर x सही करेगा तो 4x नंबर, और जितना गलत करेगा कुल सही में से उतना घटा देंगे, तो एक गलत करने के लिए 2 नंबर कट रहा है, इतना गलत करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, और जो आपका आंसर आएगा वो आपका आना चाहिए, मतलब जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा। तो कोई डाउट नहीं है ना। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, वो आपका आंसर रहेगा। ठीक, मतलब देखिए जब आपको क्वेश्चन में गलत या सही का क्वेश्चन पुटअप करता है, क्या कीजिए, जो भी पूछा है, गलत पूछा है या सही पूछा है, उसके नंबर को मान लीजिए और उस नंबर को मान के ऐसे सीरीज बना के ज्ञात कर लिए। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लेनी पढ़ना है तो आप पीछे वीडियो में चले जाइए, वहां पर टेंशन मिल जाएगा। ठीक, आगे आइए। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि जब आपको संख्या, अभी रिसेंटली पिछली वीडियो में पढ़ा हमने कि आपसे कहता है कि आपको एक संख्या है, उस संख्या से आपको किसी संख्या से गुणा करने के लिए कहा गया। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक संख्या थी, उसको 5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने 5 से भाग दे दिया। देखिए 5 से गुणा करना था लेकिन 5 से भाग दे दिया। अब बताइए ये हमारा एक्चुअल आंसर था ना, क्योंकि हमको गुणा करते तो हमारा एक्चुअल आंसर मिलता, लेकिन हमने क्या किया, भाग दे दिया। तो भाग देने के बाद जो आंसर है हमारा गलत आंसर आएगा, मतलब ये हमारा परिणाम है और ये जो है हमारा एक्चुअल आंसर है। ठीक ना, तो कहेगा कि जो आपका परिणाम है वो सही उत्तर से इतना कम है चाहे इतना अधिक है, आप वहां से कंपेयर करके निकाल सकते हैं ना। एक क्वेश्चन आपका ये था। ठीक, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के सेशन का लास्ट टॉपिक, मैंने जानवरों को बताया था कि अगर एक झुंड में 4 पैरों वाले, 2 पैरों वाले, चाहे कोई भी जानवर रहते हैं, तो आप बताइए कितने भी पैरों, शर्त आपके एक ही रहेगा। तो क्वेश्चन में कहेगा कि एक झुंड में जानवर, मतलब एक झुंड में कुछ भेड़ हैं और कुछ आपके मुर्गी हैं, तो भेड़ के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, लेकिन शर्त सबका एक ही होता है ना। मेरे को उस झुंड में कुल 200 शर्त हैं और पैरों की संख्या 400 थी,
तो अब बताइए कुल कितनी भेड़ थी। मान लीजिए, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन ड्राइव करते हैं। तो एक झुंड में 200 भेड़ थी और कुछ मुर्गियां थी। उनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या 100 है और पैरों की संख्या 400 है। ठीक, अब मैं कहूं कि भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे मैं क्या कहा था, देखिए जो आपकी पैर की संख्या है 400 और सिर कितना है 100 है, तो जो पैर की संख्या है उसका कीजिए आधा, कितना हो जाएगा आपका 200। थोड़ा सा क्वेश्चन डिटेल में मतलब मैंने अपने मन से बनाया ना। देखिए आपसे सीधे क्या बताया था कि जो आपका क्वेश्चन दिया, ठीक ना, उसमें आपका कुल सर और कुल पैर दिया रहेगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मन से बनाया था इसलिए क्वेश्चन गलत बन गया था। उसमें क्या करता है कि जो आपकी पैर दिया है, एक तो आपको मैं समीकरण बताया था कि दोनों का समीकरण सॉल्व कर लीजिए, मतलब एक सर से बना लीजिए एक पैर से, 2 समीकरण बना लीजिए और दोनों समीकरण क्या कीजिए सॉल्व कीजिए। दूसरा ट्रिक क्या बताया था कि जो आपके पैर हैं, कुल पैर है उनका आधा कर दीजिए। ठीक, उनके आधे करने के बाद जो संख्या आएगी उसमें से सिर की संख्या को हम घटा दीजिए और सिर की संख्या घटाएंगे, घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो कुल 4 पैरों की संख्या रहेगी। ठीक, यानी 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या रहेगी। ठीक, और मान लीजिए 4 पैरों वाला निकल गया तो कुल सिर में से 4 पैर घटा दीजिए, आपका 2 पैरों की संख्या निकल जाएगी। ठीक ना, मतलब कि जब आपको एक झुंड के अंदर मतलब 2 पैर वाले और 4 पैर वालों की बात करेगा तो आपको पता ही है तो उनके अंदर उनके सिर तो एक ही रहेंगे। तो अगर कुछ संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए जानवरों में हमने भेड़ों की संख्या अलग मान लिया, मुर्गियों की संख्या अलग मान लिया, तो उनको जोड़ेंगे तो कुल सिर की संख्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो एक था हमारा समीकरण से निकालना और एक था हमारा ऐसे ट्रिक से निकालना। ठीक, एक जो हमने पहले छोड़ दिया है, भूल गया गलती से उसको। अगर आपको संख्याओं के जोड़ का पूछता है, मतलब अगर मैं कहूँ कि प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है तो n+1/2। प्रथम सम संख्याओं का योग n+1, प्रथम विषम संख्याओं का योग n²। देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है n+1/2। ठीक ना, देखिए n सम संख्या सब प्रथम है, m सम संख्या का योग n+1। ठीक ना, n विषम का योग n²। ठीक ना, मैं कहूँ कि n के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या ध्यान रहे, वर्गों का योग कितना हो जाएगा आपका n+1 2n+1/6। ठीक, घनों का योग n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये था आपका, ठीक, जिसको मैं पहले भूल गया हूँ। और n क्या होता है, उस सीरीज में संख्याओं का मान। ठीक ना, ये था आपका नंबर सिस्टम का कंप्लीट एनालिसिस। अगर कुछ टॉपिक आपका छूट रहा होगा आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैंने लास्ट की कुछ चीज़ों को बहुत तेज़ी से बताया है। तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो आप अगले कमेंट में सेक्शन में पूछ के मैं आपको अगले वीडियो में उसका आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक ना, आज हमारा नंबर सिस्टम पूरी तरह से क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। हम कल नेक्स्ट टॉपिक LCM-SCM पे बात करेंगे, तो तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।